दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इंडिया ईयरबुक 2020 की सीरीज कर रहे थे। उन्हीं में से अगला चैप्टर जो हम आज करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम डिफेंस है, यानी डिफेंस अर्थात रक्षा। इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे और इसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन दी हुई हैं कि सरकार देश और उससे संबंधित प्रत्येक पक्ष की रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, तो प्रत्येक देश की यह जिम्मेदारी होती है, उस देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उस देश की और उसके प्रत्येक पक्ष की रक्षा करे। इस जिम्मेदारी का निर्वाह भारत का रक्षा मंत्रालय करता है। तो भारत में ये किसको काम सौंपा गया? तो भारत में भारत की रक्षा करने का काम रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया, जो सुरक्षा बलों को उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए समुचित नीति, प्रॉपर पॉलिसी व संसाधन दोनों को उपलब्ध कराता है। अगर हम बात करें भारत में कैसे कैसे रक्षा मंत्रालय का डेवलपमेंट हुआ, तो भारत आप जानते ही हो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? आज़ाद होता है। और आज़ादी के बाद 1955 तक, ध्यान दीजिएगा, 1955 तक जो यहाँ पर 3 सेना होती थी। एक होती थी थल सेना, एक होती थी आपकी जल सेना और एक होती थी वायु सेना। इन प्रत्येक के प्रमुख को कमांडर इन चीफ के नाम से जाना जाता था। कमांडर इन चीफ, थल सेना का भी प्रमुख कमांडर इन चीफ कहलाता था, जल सेना का प्रमुख भी कमांडर इन चीफ कहलाता था, वायु सेना का प्रमुख भी कमांडर इन चीफ कहलाता था। और जो ये रक्षा मंत्रालय होता था वो रक्षा मंत्री के अधीन नहीं होता था। यहाँ लिखा भी है, यहाँ देखिएगा, कैबिनेट मंत्री के अधीन रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। प्रत्येक सुरक्षा बल का नेतृत्व कमांडर इन चीफ करता था। 1955 में कमांडर इन चीफ का नाम बदल करके थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख व वायु सेना प्रमुख कर दिया गया। अब थल सेना है तो उसका प्रमुख थल सेना प्रमुख कहलाता था। इसी प्रकार नौसेना का नौसेना प्रमुख व वायु सेना का प्रमुख वायु सेना प्रमुख कहलाता था। आगे चल करके जो रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था उसका 1962 में एक विभाग का गठन किया जाएगा, उसी का नाम होगा रक्षा उत्पादन विभाग। कौन सा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, रक्षा उत्पादन विभाग की नींव रखी गई। जो काम क्या करता था? रक्षा उपकरणों से संबंधित कोई अनुसंधान करना, विकास करना या उत्पादन करना, यानी रक्षा उपकरणों का मतलब हुआ हथियार, गोला बारूद, ये सब तोप बंदूकें ये सब आती थी जो रक्षा के लिए प्रयुक्त हथियार होते थे। तो 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की नींव डाली गई। इसका काम होता था रक्षा उपकरणों से जुड़ी अनुसंधान, विकास व उत्पादन से संबंधित गतिविधियां संपन्न करवा यानी की जाती थी। इसके 3 साल बाद ही, ध्यान रखिएगा, 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग बनेगा। इसके गठन के 3 वर्ष पश्चात अर्थात 1962 में 3 ऐड कीजिए, 1965 में, ध्यान दीजिएगा, रक्षा जरूरतों के आयात से संबंधित योजनाएं, बहुत सारा हथियार, गोला बारूद हम बाहर से मंगवाते थे, दूसरे देशों से मंगाते थे। तो रक्षा जरूरतों के आयात से संबंधित योजनाओं के नीति निर्माण व कार्यान्वयन के लिए 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग, डिफेंस सप्लाई डिपार्टमेंट का गठन किया जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाए 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग, 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग का गठन किया गया। आगे चलकर इन दोनों को कब? तो 2004 में, याद रखिएगा दोस्तों, एक में मिला दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया? 2004 तक इसे रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग नाम रखा गया। और 2004 के बाद इसका नाम, यानी 4 में फिर इसका नाम बदला गया, यानी 1962 का रक्षा उत्पादन विभाग, 1965 का रक्षा आपूर्ति विभाग, इनको आगे चल करके एक में मर्जित कर दिया गया तो रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग कहलाया। लेकिन 2004 में इसका नाम फिर बदला गया और यानी आपूर्ति हटा करके रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया।
रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रक्षा उत्पादन विभाग की कहानी 2004 के बाद ये आपका एक विभाग यानी रक्षा मंत्रालय का अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय हो गया। तो इसका एक यानी विभाग है रक्षा उत्पादन विभाग। कैसे कैसे इसकी यात्रा रही हमने बताया। तो ये उसके बाद 1980 में एक और विभाग का गठन किया जाता जो कि रक्षा मंत्रालय संबंधित होता, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग उसका नाम रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1980 में रक्षा अनुसंधान यानी रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए भारत में ही हथियार, गोला बारूद इन सब का निर्माण हो, तो इसके लिए 1980 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन होता है। और दोस्तों एक और विभाग बनता है आगे चल के 2004 में इसी को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग कहा जाता। जो सैनिक आपके रिटायर होते थे या उनके जो आश्रित होते थे, वीरगति को प्राप्त होते थे, तो उनके हितों को यानी संजो के रखने के लिए, उनके परिवार वालों को सहायता देने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का गठन 2004 में होता है। इस प्रकार 3 इसके विभाग हो जाते हैं, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, और तीसरा होता 2004 में गठित होता है, उसी का नाम होता है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 विभाग हो गए। इसके पहले हमने रक्षा उत्पादन यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग ये 3 थे, तो शुरुआत वाले चैप्टर नंबर 2 में बताए थे। अब वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख होता डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री होता। और दोस्तों सबसे नवीनतम पहल है कि 2019 में एक और पद का गठन किया गया, इसी को CDS कहा जाता, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया गया है। तो ये CDS से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह तीनों सेनाओं का संयुक्त एक डिवीज़न के रूप में काम करेगा। तो ये जो CDS होगा, आपने देखा कि हमारे जो पहले यानी थल सेना अध्यक्ष अभी रिटायर हुए थे रावत साहब, उनको क्या बनाया गया, यानी CDS का पहला अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें तीनों सेनाओं के यानी कोऑर्डिनेशन के साथ एक कार्य करेगा। तो ये प्री व मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति। तो इनमें आपका ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे लाइन ऑफ मेंस के आंसर लिखने में यूज कर सकते, निबंध में कर सकते हो। तो कहा भी गया कि यह अधिकाधिक तौर पर स्पष्ट होता जा रहा कि दुनिया भर में तीव्र व अनपेक्षित, जिसकी किसी ने आशा नहीं किया था, तीव्र तेजी से व बिना आशा किए हुए यानी अनअपेक्षित परिवर्तन आ रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग संरचनात्मक परिवर्तन इसी को कहा जाता है। प्रतिदिन तेजी से विकसित हो रही सुरक्षा एवं नवीन तकनीकी चुनौतियां, नई तकनीक आती है तो उसके साथ चुनौतियां भी आती है। तो नवीन यानी तकनीकी चुनौतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अनुक्रमों का स्वरूप बदल रहा है। इस दृष्टि से भारत के विकास व सुरक्षा के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उचित वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। भारतीय विदेश नीति व सुरक्षा नीति राष्ट्रीय प्रगति विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और समुचित माहौल बनाए जाने पर जोर देती है। यह भी सच है कि भारत की सुरक्षा वातावरण को पुख्ता बनाए जाने की दिशा में विभिन्न अप्रत्याशित क्षेत्रीय व वैश्विक विकास पक्ष बड़ी भूमिका निभाते हैं। सामरिक स्वायत्तता, सामरिक का मतलब हुआ वर्तमान समय में जो रणनीतिक होती है, रक्षा स्तर पर क्या तैयारी है, उसको कहा जाता सामरिक स्वायत्तता। कितनी आपकी आर्मी को स्वायत्तता दी गई, अभी आपने देखा कि भारत व चीनी सैनिकों की झड़प हुई और उस झड़प में हमारे 20 जवान एक कर्नल ऑफिसर को शामिल करते हुए शहीद हो गए। तो अब दिखाता भारत ने इमरजेंसी के स्तर पे सैनिकों को भी छूट प्रदान कर दी है। तो ये सामरिक स्वायत्तता होती कि सेना को कितनी छूट प्राप्त है। सामरिक स्वायत्तता और आपसी लाभकारी सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर भारत अपनी सुरक्षा के समक्ष आने वाली कई पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चुनौतियां, पारंपरिक का मतलब जो हमेशा के लिए शुरू से विद्यमान थी, और गैर पारंपरिक का मतलब नवीन चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। तो पारंपरिक व गैर पारंपरिक चुनौतियों का मुकाबला करता आया है।
इसके लिए वह वैश्विक, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय आधार पर सहयोगी देशों के साथ रचनात्मक सहयोग को बढ़ाता है। आज दुनिया की शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद व कट्टरपंथ उपस्थित है। तो दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती शांति व सुरक्षा के लिए आतंकवाद व कट्टरपंथ है। यह देखते हुए विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों से भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों को सामना करने के लिए यानी निश्चय रूप से जोर देकर कहा है। सामूहिक विनाश के हथियार का प्रसार यानी जितने भी कलेक्टिवली आप देखते हो, अभी हमने सिप्री की रिपोर्ट भी बताई थी कि सबसे ज़्यादा 6400 यानी 6375 हथियार किसके पास है? अमेरिका के पास है। फिर 5800 हथियार आपके वो रूस के पास हैं, और उसके बाद 6374 75 हथियार 5800 हथियार अमेरिका के पास हैं। चाइना के पास 320 हैं, पाकिस्तान के पास 160 हैं, भारत के पास 150 हैं। लगातार हथियारों की होड़ लगी हुई है, तो ये चिंता का विषय है। इसलिए कहा गया सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ। हथियार रहेंगे तो खतरा तो रहेगा ही। वैश्विक विनाश के हथियार तब तक व्यापक खतरा बना रहेगा जब तक कि आतंकवादी अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए इससे जुड़ी सामग्री व तकनीकी सहायता तक उनकी पहुंच होती रहेगी। भारत ने हमेशा से अपने मित्र राष्ट्रों के आणविक सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जो आपका एटॉमिक सिक्योरिटी समिट होती है, की प्रक्रिया को सफल बनाने का प्रयास किया है। वह न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंटेंट ग्रुप के अपने सहयोगियों के साथ भी सक्रिय रूप से अग्रसरित रहा है। तो भारत भी इससे पीछे नहीं रहा है। इसके लिए भारत क्षेत्रीय सुरक्षा प्रवेश पर बल देता है। भारत सरकार एशिया के अन्य देशों के साथ सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिकता देती है। इस दिशा में भारत द्वारा निकट संपर्क, मजबूत संबंध, सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास की व्यापक सराहना भी हुई है। नेबरहुड फर्स्ट की भारत ने पॉलिसी अपनाई और अपने नेबरिंग कंट्री के साथ निकटवर्ती नज़दीकी संबंध हो और मित्रवत हो, पीसफुल हो, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया है। गत वर्ष में भी भारत ने अपनी इस नीति का कार्य किया है। भारत की रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि उसकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट को दर्शाती है। इसी के चलते भारत ने एक और बिम्स्टेक के नाम जरूर आपने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन 1997 में किया गया था और यह क्षेत्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में लगातार बढ़ाने का प्रयास बिम्स्टेक के द्वारा किया जा रहा। इसका जब गठन किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर्स बिम्स्टेक का ध्यान रखिएगा कहाँ बनाया गया, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा इसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो लिखा भी है कि इसी के चलते बंगाल की खमरई बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम यानी बिम्स्टेक के अंतर्गत सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में व्यापक सुधार हुआ। 2018 में इसका काठमांडू में चौथा शिखर सम्मेलन हुआ और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग को व्यापक मजबूती प्रदान की गई थी और यहाँ पर काठमांडू डिक्लेरेशन की घोषणा हुई और सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, आपदा नियंत्रण, संपर्क, कॉन्टैक्ट, व्यापार, कृषि, गरीबी उन्मूलन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृत, पर्यटन, आमजन के बीच संपर्क व अन्य स्तरों पर सहयोग के लिए नेताओं के द्वारा विजन प्राप्त हुआ। तो आपके एग्जाम में ये काठमांडू डिक्लेरेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत समुद्री यातायात की सुरक्षा के लिए अपने नेबरिंग कंट्रीज को मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, ध्यान दीजिएगा, मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के विकास के माध्यम से उनके तटीय निगरानी नेटवर्क विकसित करने में सहयोग लगातार करता रहा है। मेरी टाइम का मतलब समुद्री, डोमेन का मतलब क्षेत्र है, जो अवेयरनेस समुद्र में समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ संपन्न की जानी चाहिए, इसके लिए भारत लगातार समुद्री यातायात की सुरक्षा के लिए प्रयास करता रहा है और मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए प्रयास करता रहा है। इसी को ध्यान में रख करके ध्यान दीजिएगा 2018 में भारत के गुरुग्राम अर्थात हरियाणा में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर
इंडियन ओशन रीजन, यानी IFC-IOR। IFC इंडियन इंफॉर्मेशन सेंटर, आगे इसकी फुल फॉर्म क्या, आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन यानी रीजन, इसका शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से भारत निकटवर्ती क्षेत्रों में, यानी मेरी टाइम MDA की फुल फॉर्म क्या है, MDA यानी मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के माध्यम से, यानी MDA के लिए सुचारू तंत्र एक प्रॉपरली मैकेनिज्म स्थापित करेगा, जिससे समुद्री गतिविधियों की सिचुएशनल जागरूकता सुनिश्चित हो कि क्या स्थिति है। भारत के निकट पड़ोसी देशों में सुरक्षा वातावरण से संबंधित कई चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान में अनेक बदलाव आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा कि अमेरिका अपने सुरक्षा बलों को वापस कर रहा है, जिससे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ अफगानिस्तान की क्षेत्रीय बल की होगी, जिससे ये वैश्विक स्तर पे भी, चूँकि अब वहाँ पर आतंकवाद व्यापक रूप से व्याप्त है, तो ये आपकी विश्व के अन्य देशों के लिए भी चुनौती है। आगे आइए, दिसंबर 2018 के बांग्लादेश के आम चुनाव आयोजित हुए, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां एक बार फिर से सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित सभी क्षेत्रों में सहयोग व्यापक स्तर पर हुआ है। वहीं बांग्लादेश में सुरक्षा माहौल भी स्थायी बना हुआ। 2016 में आतंकी हमला बांग्लादेश में हुआ तो अतिवादी संगठनों की गतिविधियों ने पर सफलतापूर्वक रोक भी लगाई गई थी, जिसमें भारत ने काफ़ी सहयोग बांग्लादेश को किया था। इसके अलावा बांग्लादेश से लगने वाली सीमा सुरक्षा कार्य योजना के लिए $500 की डिफेंस LOC की सहायता भी भारत ने बांग्लादेश को प्रदान की है। तो ये आपका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत ये है, ये किससे घिरा हुआ है, तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा चिंताएं उसके तटीय कोस्टल नेबरिंग के साथ कनेक्ट हैं, जिनमें मालदीव भी, यहाँ आप देखोगे मालदीव है, यहाँ श्रीलंका है, तो मालदीव भी शामिल है। और मालदीव के साथ भारत के सुरक्षा बलों के सहयोग का विस्तार हुआ है। भारत मालदीव की सुरक्षा सेनाओं की कुशलता एवं क्षमता विकास में लगातार सहयोग कर रहा। दोनों देशों की थल सेना कई ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होती हैं। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, भारत और मालदीव, ध्यान दीजिएगा, थल सेना के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो एक्यूबेरिन। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक्यूबेरिन थल सेना, जल सेना या नौ सेना के साथ इकाथा एक्सरसाइज होती है, और तटीय बलों के साथ दोस्ती। ये तीन ध्यान दीजिएगा, भारत व मालदीव के बीच आपकी एक्यूबेरिन, इकाथा और दोस्ती नामक ज्वाइंट एक्सरसाइज किए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है एक्यूबेरिन आपका भारत व मालदीव के बीच की जो थल सेना उनके बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इकाथा नौ सेना के बीच है, और दोस्ती आपकी तटरक्षक बल हैं उनके बीच होती है। अब बात कर लेते हैं नेपाल। तो 2018 में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ और शासनाध्यक्षों की 3 पारस्परिक राजकीय यात्राएं हुई। मोदी साहब नेपाल गए, नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ आए। इन यात्राओं का प्रमुख लक्ष्य द्विपक्षीय परियोजनाओं, नई पहलों का समय पर और शीघ्र अमली जामा पहनाना था। भारत नेपाल के बीच एक आपका 13वां एडिशन का ये सैन्य अभ्यास से, ध्यान दीजिएगा, सूर्य किरण, क्योंकि नौसेना वहाँ कोई समुद्र है ही नहीं तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कॉमन सेंस लगाइए। तो सूर्य किरण थल सेना के बीच होता है। 2018 में इसका 13वां, कौन सा 13 नंबर का 2018 में आपका ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई। तो सूर्य किरण पूछा जा सकता किनके बीच होता, भारत व नेपाल के बीच होता है। इसी प्रकार भारत व म्यांमार की सीमा रेखा पर उग्रवादी समूहों से निपटने के लिए दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा क्या किया जा रहा, मिलकर, यानी उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास के गहरे अभाव में पाकिस्तान की राजनीतिक हालत यानी खस्ता हाल है। तो ये यहाँ पर ना तो संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास हो रहा, जिससे गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब चरम पर व्याप्त है। आम चुनाव के बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की विदेश सुरक्षा और रक्षा नीतियों को निर्देशित किया। यहाँ की पाकिस्तानी सेना के द्वारा पाकिस्तान की विदेश सुरक्षा व विदेश नीति, रक्षा नीति संचालित होती है। वित्तीय संकट के बावजूद पाकिस्तान अपने सैन्य
इसका एटॉमिक व मिसाइल क्षमताओं के विकास में व्यस्त है, न कि विकास करना चाहता है। पड़ोसी देशों में आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले जिहादी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी संगठन के खिलाफ पाकिस्तानी सेना कार्रवाई करने से हमेशा टालता रहा है। ऐसे समूहों को सहयोग मिलना जारी है। पाकिस्तान की सेना इन संगठनों को जम्मू कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में पूरे साल सीमा रेखा पर भारी गोलाबारी की अमर में भारत में घुसपैठ करने को लगातार बढ़ावा देते रही है। हालांकि भारत ने भी पीछे नहीं हटा है। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो या अन्य प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी रही हो। हालांकि सीमा रेखा पर की जाने वाली गोलाबारी का भारतीय सशस्त्र दल मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सीमा पार से किए जाने वाले हमलों के जवाब देने की श्रृंखला में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया और गैर सैन्य आतंकरोधी हवाई हमला था। भारत का यह रुख हमेशा रहा कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से चलने वाली आतंकवादी समूहों का सहयोग देना बंद करे और उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाए। भारत का कहना कि पाकिस्तान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों तथा आतंकी गुटों के बुनियादी ढांचे को समाप्त कर दे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने वाला नहीं है। भारत व श्रीलंका के संबंधों में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ रक्षा एवं प्रतिरक्षा में विशेष रूप से सुधार आया है और भारत व श्रीलंका के बीच जो अभ्यास होता है उसी को मित्र शक्ति का नाम दिया जाता है। मित्र शक्ति, ध्यान दीजिएगा, सैन्य अभ्यास है, सैन्य सेना के बीच होता है, सैन्य अभ्यास है। तो पूछा जा सकता मित्र शक्ति किसके बीच होता, भारत व श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति छठा भी हुआ है। मित्र शक्ति यानी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के स्थायी हित हैं और इस क्षेत्र में विभिन्न देशों में संगठनों के साथ भारत के संबंधों में निरंतर गहराई आ रही है। 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने हिंद महासागरीय नीति पर प्रकाश डाला था और इसके लिए एक आपकी नीति लेके मोदी साहब आए थे। सागर पीछे हमने करंट में इसको डिस्कस किए हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हिंद महासागर में जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनकी समृद्धि कैसे हो, वो कैसे आपका समृद्धि आए, कैसे उनकी आपकी समृद्ध बने, इन सब के लिए सागर नामक यानी पहल को भी शुरू किया गया जब मोदी साहब 2015 में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। तो ये आपका पूछा जा सकता कब, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसे कहा गया। इसके अंतर्गत भारत के तटवर्ती क्षेत्र में शांति व व्यवस्था है तो सामुद्रिक पड़ोसी एवं द्वीपीय राष्ट्रों के साथ विशेष तौर पर आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग पर बल दिया जाना रहा है। तो ये आपका था। इसके अलावा भारत पूर्व की ओर मलक्का जल डमरू मध्य आप देखोगे, ये आपका यहाँ भारत है, यहाँ आपका ये आपका पूर्व की ओर, यहाँ आपका मलक्का जल डमरू मध्य है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से होकर के भी बहुत सारा भारत पे व्यापार का आयात निर्यात होता है। तो वही आपका यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ की भारत पूर्व की ओर मलक्का जल डमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर से प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ लगातार जुड़ता रहा है। इन एशियान देश, ये एशियान हैं, एशियान देश, एशियान के अलावा जापान, कोरिया, चीन, अमेरिका तथा अन्य प्रशांत देश मौजूद है। इस क्षेत्र में व्यापार तेजी से लगातार बढ़ता रहा है। वह भारत समुद्री राष्ट्रों के बीच लगातार सहयोग को आसियान क्षेत्रीय फोरम, जो आपका आसियान रीजनल फोरम इसी को कहा जाता, तो ARF को प्रोत्साहित करता रहा है। भारत प्रशांत निरंतरता की अविरल धारा का एक अंश भारत एवं अफ्रीका भी है। इसके अलावा इधर आप जाओगे तो ये अफ्रीका शुरू हो जाता है। तो भारत अफ्रीका खासकर पूर्वी एवं दक्षिणी, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सामुद्रिक संबंधों में लगातार विकास हुआ है। तो अफ्रीका ये आपका मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो क्या इसमें बताया जा रहा, अफ्रीका की पूर्वी वाला ये, पूर्वी और दक्षिणी वाला ये, तो इधर वाली ये बेल्ट में भारत का लगातार मेडागास्कर यहाँ है, फिर आपका कई देश हैं, मॉरिशस यहीं पर है, यहाँ आपका सोमालिया है, सेनेगल है, तो ये आपकी जो तंजानिया है, तो इन देशों के साथ आपके पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सामुद्रिक संबंधों में लगातार विकास हुआ। तो अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आप में ध्यान रखे हो तो आराम से आप ध्यान से कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो, भारत यहाँ सहयोग करेगा। इसके अलावा पश्चिम एशिया
जानते ही हो कि आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब या ये आपका पश्चिम एशिया के देश कहलाते हैं। जॉर्डन, इजराइल भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस क्षेत्र के लोग और भारतीय जनसाधारण के बीच गहरे संबंध हैं। इस क्षेत्र में लगभग कितने 9 मिलियन प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो अपने देश में 62 बिलियन, ध्यान दीजिएगा, 62 बिलियन से लेकर 60 बिलियन क्या भेजते हैं, 62 बिलियन से लेकर 60 बिलियन रिमिटेंस भेजते हैं। इसी को रिमिटेंस कहा जाता है। और रिमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत दुनिया में पहली पोजीशन पे है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में आधी से अधिक ज़रूरत इन्हीं क्षेत्रों से होती। सबसे ज़्यादा इराक से भारत तेल आयात करता है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, नंबर 3 पे ईरान है। तो ये आपका पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में हालांकि हम डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे। तो ये आपका, इसके अलावा भारत अमेरिका के संबंधों की बात करें, वो भी सकारात्मक इस समय है। भारत को महत्व देते हुए अमेरिका ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंतर्गत बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर भारत को घोषित किया है। तो ये अच्छी बात है कि कोई वैश्विक स्तर का एक लीडरशिप भारत को अगर अपना बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर घोषित कर रहा, वो भी अपने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद जो STA है, यानी नेशनल स्ट्रेटजिक ऑथराइजेशन एक्ट, STA 1 इसी को कहा जाता है। इनमें भी आपका भारत को निकटवर्ती देश के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा भारत का तेल बहुत ज़्यादा अदन की खमरई व हिंद महासागर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आए दिन लुटेरों के द्वारा डकैती की जाती है। तो समुद्री डकैती के खिलाफ भी भारत कदम उठाया है। और इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मॉरिशस, आपको जो अफ्रीका महाद्वीप में भी बताए थे, सेशल्स, मेडागास्कर इत्यादि को सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो आंतरिक सुरक्षा प्रवेश है, तो बाह्य सुरक्षा का मुद्दा था। आंतरिक स्तर पर भी केंद्र व राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश का समग्र आंतरिक सुरक्षा प्रवेश अभी पुख्ता हुआ है। हमारे संघीय ढांचे में जन व्यवस्था और पुलिस कार्य प्रणाली की जिम्मेदारी, यानी जन व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर इसे को कहा जाता, पब्लिक ऑर्डर हुआ पुलिस, दोनों ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सूची में से रखा गया, राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है। हालांकि केंद्र सरकार किन किन मामलों में यानी हस्तक्षेप कर सकता, तो आतंकवाद, उग्रवाद, घुसपैठ, अतिवादी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता रहा है। आतंकवाद, घुसपैठ, आतंकवाद, उग्रवाद, घुसपैठ, ये शब्द आप यूज़ कर सकते हो जब निबंध लिख रहे हो। तो आतंकवाद, उग्रवाद, घुसपैठ व अतिवादी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करता रहा। आतंकवाद, घुसपैठ के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को पैदा होने वाली चुनौतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता। नंबर 1 आपका यहाँ देखा गया कि कौन 4 पॉइंट में बांटा गया। अंदरूनी क्षेत्र में आतंकवाद, भारत के जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद, जो आपके दूसरे जम्मू कश्मीर है, दूसरे सीमा पार से आतंकवाद होता, तो भारत के अंदर यानी अंदरूनी क्षेत्र में आतंकवाद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद वो भी है, और कुछ राज्यों में वामपंथी अतिवाद है। जब आप ऐसे बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखोगे तो आपको दूसरों से अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। जहाँ तक अंदरूनी क्षेत्र में आतंकवाद की बात है तो एक काबू में है। 2017 के दौरान देश के अंदरूनी क्षेत्र में यानी कोई भी आतंकवादी घटना घटित नहीं हुई है। तो अंदरूनी क्षेत्र में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में सीमा पार से जो आतंकवाद होता, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, और कुछ राज्यों में वामपंथी अतिवाद या इसी को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। आइए अगला देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय, उसके विभाग, तो ये भी आपका यही सब काम करते हैं। यानी आपका रक्षा मंत्रालय का कार्य क्या होता है? रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों में नीति निर्देश बनाना और उन्हें लागू कराना या कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालय जो है, अंतर सेवा संगठन है, उत्पादन स्थापना है, अनुसंधान और विकास संगठन इत्यादि को जानकारी भेजना। मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार के नीति निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित कैसे किया जाए और उनको कैसे लागू किया जाए। इसके लिए आपका कई प्रकार के रक्षा बजट ये सब आपका, तो इसमें कोई आपका विशेष पॉइंट आपके लिए नहीं है। अब यहाँ आइए, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय। तो एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ये आपका 2001 में गठित किया गया था और इस स्टाफ कमेटी के प्रमुखों के अध्यक्ष के तत्वाधान में यह संगठन विभिन्न रक्षा सेवाओं के बीच परस्पर तालमेल हेतु काम कर रहा है। तो
ये भी आपका उतना कोई अंदर खास नहीं है। अब आइए आगे जो काम का होगा केवल उतने हम बात करेंगे। हाँ, ये आपका काम का है। यहाँ से आप मेन से पॉइंट निकाल सकते हो, जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए, इसके लिए कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर यहाँ यूज कर सकते हो। भारत परिचालन यानी ऑपरेशन व आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारी के बावजूद भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांत मिशन, इसी को पीस कीपिंग कहा जाता है। तो पीस कीपिंग में भी लगातार प्रयास भारत करता रहा है, अपनी सेना भेजता रहा। 4 शांत मिशन भेजे गए हैं, भारत ने अपनी सेना को भेजा है। और अगर 1950 से अब तक तुलना करें तो 71 जो पीस मिशन भेजे गए उनमें से 51 में भारत शामिल हुआ। इतना ही नहीं, भारत 2,34,000 अपने सैनिकों को भेजा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैनिक आपके क्या हुए, यानी शहीद भी हुए हैं। और सबसे ज़्यादा सैनिक जो भारत भेजा है अफ्रीका व एशिया के कुछ क्षेत्रों में जो अशांत थे वहाँ पर तैनात किया गया। इसी को ध्यान में रखकर दिल्ली में एक सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापना 2000 ईस्वी में, कब तो ध्यान रखिएगा 2000 ईस्वी में की जाती है, जो भारत के साथ साथ अन्य विदेशियों कर्मियों को भी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमने अभी बताया कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार आए दिन आतंकवादी गतिविधियां होती रहती, जिससे वहां की आवाम के बीच एक कहा जाए कि असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। तो वहां पर सेना को भी गैर असद्भाव नज़रिए से देखा जाता। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना भी लॉन्च किया गया। तो आतंकवाद का दंश झेल रही जम्मू कश्मीर व लद्दाख की जनता के लिए सेना ने मानवीय प्रयास के रूप में पहल की है। इनमें जन समुदाय लोगों की सहायता प्रदान की जाती है। ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत अगर आपको कोई दिक्कत है तो हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराई जाती है। आगे आइए, ऑपरेशन मदद ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, पुराना है। केरल में फ्लड आई थी, आपने देखा, तो वहाँ पर पहुँचाने के लिए आपदा राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन मदद को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये चक्रवात कई आए तो उनमें भी आर्मी के द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें तितली, गज, फेथाई, फानी चक्रवात इत्यादि प्रमुख रहे हैं। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अगला मेक इन इंडिया, 24 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल शुरू किया जाता है। अब महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किए गए और वायुसेना में जो फ्लाइट पायलट के रूप में, लड़ाकू पायलट के रूप में 2016 में पहली बार हुआ कि यानी महिला अधिकारी को कमीशन किया गया। और इनमें 3 व्यक्ति उस समय सफलतापूर्वक यानी फ्लाइट जो शामिल किया गया वो सक्सेस रही, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। जहाँ पर भी आर्मी में आपको महिलाओं की बात आए तो वहाँ 3 एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। और इस बार जो गणतंत्र दिवस पर अपना कारनामा दिखाने वाली महिला थी उसका नाम जरूर लिखिएगा, उसका नाम आप बताइएगा कमेंट में लिख करके। तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत हुआ, मोहना सिंह, ये 3 नाम आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपनी महिला होने के नाते भी अपना अतुलनीय योगदान दिया है। अब आप इसमें आगे देख लेते हैं कि जो कमीशन प्राप्त रैंक के अधिकारी होते हैं उनको कैसे कैसे आपका किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे थल सेना की, नौसेना की, वायुसेना की। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थल सेना की बात करते हैं। तो यहाँ लेफ्टिनेंट के ऊपर होता है कैप्टन, फिर होता है मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल होता, उसके ऊपर ब्रिगेडियर होता, फिर मेजर जनरल होता, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता और फिर जनरल होता है। तो इसको नीचे से एलसीएम आप जरूर देखे होंगे, लासापा मासापा। तो एलसीएम से याद रखिएगा। तो एलसीएम से आपका कौन हो गया, लेफ्टिनेंट, सी से आपका हो गया कैप्टन और एम से हो गया मेजर। ये 3 तो आपके निपट गए, बिल्कुल याद हो गए होंगे 3। उसके बाद आगे आइए, अब यहाँ है कर्नल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ब्रिगेडियर
ऊपर से चौथा, चौथा ऊपर से चौथा मतलब ब्रिगेडियर, डियर डोर डोर ये तीनों में आ रहा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के समकक्ष यहाँ नौसेना में होगा कामोडोर, और यहाँ वायुसेना में होगा एयर लगा दो एयर कामोडोर। वैसे कर्नल इसमें का वाले सब हैं, तो कर्नल के साथ यहाँ होगा नौसेना में कैप्टन, यहाँ होगा ग्रुप कैप्टन, कैप्टन ग्रुप कैप्टन, कर्नल कैप्टन ग्रुप कैप्टन। तो आपका एक ध्यान रहेगा, इसके ऊपर 3 इधर बचेंगे, 3 इधर बचेंगे, 3 इधर, तो 3 ऊपर के याद रखना बहुत आसान। तो यहाँ मेजर, मेजर के ऊपर आपका होता है मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, यानी मेजर, फिर आपका लेफ्टिनेंट जनरल, यानी माँ पहले आएगा उसके बाद ला बाद को आएगा। जैसे नहीं कि पापा बाबा माँ के बाद यार अलावा ला, तो मेजर पहले आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपका भूलोगे नहीं। तो मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आपका जनरल। अब यहाँ वैसे आपका या रा ला वा, यहाँ भी वैसे लॉजिक बैठ गया, रा पहले आएगा फिर वा आएगा, तो रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल, ऐसे होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल। इसके बाद यहाँ देखिए इधर वाला, तो यहाँ देखिए एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, तो एयर चीफ मार्शल, तो एयर तीनों में, तो वाइस मार्शल, वाइस हटा दिए मार्शल, और सबसे ऊपर लगा दे रहा चीफ मार्शल। तो आपका ये ऐसे आपका यहाँ से याद हो गया। तो ऊपर वाले मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, इसी के समकर नौसेना में आओगे तो 3 ऊपर के रियल एडमिरल, उसके बाद वाइस एडमिरल, एडमिरल, फिर इधर आओगे तो एयर वाइस मार्शल, वाइस मार्शल, उसके बाद मार्शल, वाइस हटाना है तो आपका एयर वाइस मार्शल, फिर आपका एयर मार्शल, उसके बाद एयर चीफ मार्शल। तो 3 ऊपर से हो गए, और उसके 3 के नीचे उतरोगे तो कौन मिलेगा, ब्रिगेडियर, और डियर आ रहा तो ब्रिगेडियर कोमोडोर, फिर इधर आपका जाएगा एयर कमोडोर, फिर उसके नीचे उतरोगे तो कर्नल मिलेगा, और कर्नल के बगल इधर समकक्ष कौन होगा, तो कर्नल के समकक्ष है कैप्टन, और इधर है ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। अब यहाँ तक तो ये कहानी आपको याद हो गई होगी, सेम है। यहाँ से क्वेश्चन आपके CDS और आपका NDA में ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन किसके समतुल्य या समकक्ष होता है, तीनों के बीच कंपेयर करके पूछा जाता है। तो ऊपर वाले कंपेयर यहाँ तक याद हो गया होगा। LCM इसमें बताए थे, कर्नल के नीचे आपका पहला तो बिल्कुल याद हो गया होगा LCM, यानी LCM में आपका हो गया लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, और उसके ऊपर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट नीचे होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। अभी ये जो आपका एक आपका कर्नल रैंक अधिकारी भी शहीद हुआ, जो झड़प हुई भारत व चाइना की सेनाओं के बीच। अब यहाँ आपका कैसे याद रखना है, तो सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद कमांडर, कमांडर। तो यहाँ आपका 4 ऐसे याद रखना, 3 तो आपका लेफ्टिनेंट है, ये आपका लेफ्टिनेंट, तो आपका ऐसे आप ऐसे बनाओगे तो ये लेफ्टिनेंट, तो आपका इधर सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट बीच में आएगा, फिर लेफ्टिनेंट इधर कमांडर, यानी छूट रहा, अब ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हो, सब लेफ्टिनेंट, फिर आपका लेफ्टिनेंट, फिर आपका लेफ्टिनेंट कमांडर, यानी लेफ्टिनेंट के आगे लगा सब, तो सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट के पीछे कोई आपका है तो लेफ्टिनेंट कमांडर, और लेफ्टिनेंट कमांडर के ऊपर अपने आप लेफ्टिनेंट हटाओगे तो अगला आपका जहाँ लेफ्टिनेंट लगा, लेफ्टिनेंट हटाने के बाद जो पद यानी बचेगा पीछे वाला, वो अगला अधिकारी अपने आप हो जाएगा, लेफ्टिनेंट हट जाता है। तो सब लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर आपका कमांडर। तो इसका भी आपका चारों खत्म, इसका LCM से ख़त्म, इसका आपका इस तरीके से ख़त्म, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद कमांडर। आइए इसमें देखिए, ये भी बहुत ग्रुप कैप्टन तक आप याद कर लिए थे, तो शुरू के कितने याद रखने हैं, 4। तो 4 के लिए आपको क्या करना, फ्लाइंग ऑफिसर सबसे नीचे होता, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता, फिर ये आपका SL यानी स्क्वाड्रन लीडर होता, और स्क्वाड्रन लीडर के ऊपर विंग कमांडर होता है। क्या होता, विंग कमांडर होता है। तो आपका फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, और फिर विंग कमांडर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं भारत, चूँकि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, तो इसी को ध्यान में रखकर भारतीय तट रक्षक की स्थापना की गई। कब,
1977 में की गई है। इसका काम है कि भारत के तट रेखा के साथ साथ बहुत छोटे छोटे द्वीप है तो कृत्रिम आर्टिफिशियल द्वीपों की सुरक्षा बचाव करना, मछुआरों की सुरक्षा में लगातार प्रयास करना, समुद्री पर्यावरण और रक्षा करना, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना रोकना, तस्करी रोकने के अभियानों में कस्टम व अन्य विभागों की सहायता करना, समुद्र में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना, समुद्र क्षेत्र में विभिन्न कानूनों के प्रावधान लागू करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अन्य भी जिम्मेदारी यानी दी गई कौन, तो क्षेत्रीय जल सीमा की सुरक्षा करना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर निगरानी प्रवर्तन जांच करना, यानी गहरे समुद्र में आप मछली नहीं क्या पकड़ सकते, क्या कर सकते क्या नहीं, उसकी परमिशन, व्यापारी जहाज़ों की खोज एवं बचाव कार्य, समुद्र में अगर तेल रिसाव हो जाता तो उसकी रोकथाम कार्रवाई कैसे की जाए, तटीय तथा समुद्रिक सीमावर्ती क्षेत्र में अग्रणी खुफिया एजेंसियों के रूप में कार्य करना, ये प्रमुख इसके रहे हैं। फिर यहाँ CDS कैसे कैसे भर्ती होती है उसकी बात इसमें की गई, जो आपके लिए काम का नहीं है, जहाँ काम का होगा वहाँ हम आपको बताएंगे। आइए आगे देख लेते हैं क्या काम का है। आइए आगे हाँ, अगर पूछा जाए ये जो IMA आपका देहरादून वाली है कब स्थापित हुई थी, तो याद रखिएगा 1932 में इसे स्थापित किया गया था। तो OTA बहुत सारी नॉन टेक्निकल के लिए हैं। अब यहाँ काम का NCC लोग आप लोग किए भी होंगे। NCC का गठन 1948 में इंडियन मिलिट्री कैडेट कोर के रूप में हुई थी। यह संगठन स्कूल और कॉलेज के छात्रों को 3 सेवाओं के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराता है। तो NCC युवाओं में प्रतिबद्धता, समर्पण और अनुशासन, साथ ही नैतिक मूल्यों को मजबूत करके देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक तरह का विकास का मार्ग प्रशस्त करता, जिससे वे सफल नागरिक बन सकें। इसका मोटो ही है एकता व अनुशासन। ये भी किसी एग्जाम में हम देख रहे थे, पूछा गया था। तो NCC का जो मोटो है, विजन है, वो एकता व अनुशासन है, ध्यान रखिएगा। क्या है तो आपको अनुशासन, एकता व यूनिटी व डिसिप्लिन, यानी एकता व अनुशासन है, एकता व अनुशासन। आगे आइए काम का है। अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूछा जाए तो पूरे देश में 5 मिलिट्री स्कूल राष्ट्रीय स्तर के हैं। इनमें कर्नाटक के 2 हैं, बेंगलुरु व बेलगाम में। हिमाचल प्रदेश का एक है चैल, तो ये 3 हो गए। राजस्थान में है अजमेर व धौलपुर। धौलपुर जरूर नाम आप सुनते हो, तो ये धौलपुर राजस्थान में है। तो ये आपके यहाँ CBSE मान्यता प्राप्त हुआ पूर्ण रूप से आवासीय स्कूल हैं, जो रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में काम करते हैं। इनमें कॉमन एंट्रेंस यानी एंट्रेंस टेस्ट के परिणाम के आधार पर लड़कों की कक्षा 6 व 9वीं कक्षा में भर्ती होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 5 हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु बेलगाम में है, हिमाचल प्रदेश के चैल में है, राजस्थान के अजमेर व धौलपुर में है, धौलपुर में है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। ये आपका काम का है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। एक कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पुणे में स्थित है। और इसमें क्या किया जाता, इसमें तकनीकी इंजीनियरिंग लगा है, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के कर्मियों को भी यहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से BTech व MTech की डिग्री से भी मान्यता इसे प्राप्त है। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद जो AICTE है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, वहाँ से भी आपका स्नातक व स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर यानी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगला ये आपका आयुध कारखाना है। तो आपका आयुध फैक्ट्री बोर्ड ये पूछा जा सकता है। इसे को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी हम कोई पेपर देख रहे थे, उस पेपर में पूछा गया था, शायद CDS या NDA का था। तो ये कोलकाता में, पहला आप ध्यान रख दीजिएगा, कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। और इसके अंतर्गत कितने, तो 41 फैक्ट्रियाँ, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत 41 फैक्ट्रियाँ यानी इसके अंतर्गत आती हैं। द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन
के पास रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 200 वर्षों से ज़्यादा ये अनुभव है। यह संस्थान भूमि, समुद्र, वायु उपकरणों के क्षेत्र में उत्पादन, परीक्षण, संचालन, अनुसंधान, विकास, मार्केटिंग इन सबसे संबंधित यानी क्या करता है, कारखाना उत्पादन के में संलग्न है। भारतीय आयुध कारखाना रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाला, ये रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आता सबसे पुराना व सबसे बड़ा औद्योगिक ढांचा है। तो आयुध कारखाना रक्षा हार्डवेयर उपकरण के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपकरणों का एकीकृत केंद्र है। इसका प्रमुख लक्ष्य सशस्त्र सेनाओं को युद्ध से जुड़े अत्याधुनिक हथियारों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा कौन कौन से इसमें अंदर की चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है। अब रक्षा उपक्रम कौन कौन है तो उसकी बात कर लेते हैं। रक्षा उपक्रम देख लेते हैं। आप इसका नाम, हाल का नाम जरूर सुने होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1940 में की जाती है और यह एशिया के प्रमुख एरोनॉटिकल कंपनी है और ये नवरत्न कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, महारत्न नहीं है, अब ये नवरत्न कंपनी है। और पूरे देश में इसके कितने 20 डिवीज़न हैं, 20 डिवीज़न व 11 हाल के 20 डिवीज़न हैं और 11 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। इसकी विशेषज्ञता में विमान, हेलीकॉप्टर, ये सब आपका एरो इंजन, सहायक सामग्री, वैमानिकी प्रणालियों के डिजाइन, विकास, उत्पादन, मरम्मत, ओवरहाल, उन्नयन इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये सब आपका इसी के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका कितना यानी 20 आपके इसके उत्पादन डिवीज़न है और 11 अनुसंधान व विकास केंद्र हैं। दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल इसी को कहा जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसकी 1940 में हुई थी, इसकी 1954 में इसकी स्थापना की गई है। और इसकी 9 इकाइयाँ, बेल की कितनी हैं, ये 9 है, ये उससे कम है तो 9 आपकी विनिर्माण इकाइयाँ हैं। कंपनी मुख्य क्षमता रक्षा संचार, रेडार, मिसाइल सिस्टम, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, वैमानिक सिस्टम, नेटवर्क, इन सब में आपकी इसकी एक्सपर्टाइज है, विशेषज्ञता हासिल है। उसके बाद BEML लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में की जाती, मणिरत्न फर्स्ट के अंतर्गत आती है। यह कोयला खनन, इस्पात, सीमेंट, विद्युत सिंचाई निर्माण, सड़क निर्माण, रक्षा, रेलवे, मेट्रो, एरोस्पेस जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कार्य करती है। इसके अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, ये भी मणिरत्न फर्स्ट के अंतर्गत यानी कंपनी है। इसका गठन कब हुआ था, इसका भी 1970 में गठन हुआ था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अगला मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है। तो ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स रक्षा उत्पादन से संबंधित प्रमुख कंपनी है। तो मझगांव वाली कब 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, 1960 भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। और ऐसा करने के पीछे लक्ष्य से स्वदेशी युद्धपोत जो होते हैं, वारफेयर होते हैं, इनके निर्माण के लिए प्रेरित करना था, या विभिन्न तरह के युद्धपोतों का निर्माण करती है। तो युद्धपोत के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है, जिसकी स्थापना कब 1934 में हुई थी। तो मझगांव के अलावा अगला आइए देख लेते हैं, गार्डन रीच, ये गोवा वाली है। तो ये गोवा वाली तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो इसकी स्थापना कब 1960 में PSUs के रूप में की गई थी। मणिरत्न फर्स्ट के अंतर्गत ये आने वाली कंपनी है और ये पोत डिजाइन, पोत निर्माण में कार्य करती है। स्वदेशी रूप से युद्धपोत का निर्माण ये कर रही है। अगला गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो ये भी आपका मणिरत्न फर्स्ट के अंतर्गत कंपनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका समुद्री सुरक्षा के लिए उच्च तकनीक और परिष्कृत जहाज़ों का निर्माण, पोतों का निर्माण करती है। इसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना मूल रूप से सेठ बालचंद हीराचंद द्वारा कब 1941 में स्वदेशी जलयान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और इसे रक्षा मंत्रालय को कब सौंपा गया, तो 2010 में इसे रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अगला मिस्र धातु लिमिटेड, तो मिस्र धातु लिमिटेड की स्थापना कब 1970 के दशक में की गई थी और इसका काम मिस्र धातुओं का निर्माण करना है। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो 1982 में इसकी स्थापना 1962 में इसकी स्थापना की जाती है। तीनों सेनाओं की रक्षा सूची के प्रसार को नियंत्रित करना और
जो उपकरण है उसमें उत्कृष्टता लाना, इसका एकरूपता लाना, ये आपका प्रमुख उद्देश्य रहा है। योजना व समन्वय निदेशालय, इसका भी स्थापना 2 वर्ष बाद योजना व समन्वय निदेशालय का 1964 में होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित किया जाए उसके संबंध में इसे स्थापित किया गया है। आइए अब रक्षा एवं अनुसंधान विभाग, यहाँ DRDO की बात की गई है, तो DRDO की स्थापना पीछे भी आपको बता चुके हैं कब, 1958 में DRDO की स्थापना की जाती है। DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन विभाग पूछे तो विभाग आपका 1980 में होता है। और DRDO की शुरू में 10 प्रयोगशालाएँ थी, वर्तमान में कितनी है, 46 प्रयोगशालाएँ हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये DRDO का जो प्रमुख होता है और रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार भी होता है। ये यहाँ आपके काम का पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमने आपको बता दिए। फिर मानव संसाधन आप जानते ही हो, तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो शहीदों की विधवाओं, युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों, ESM और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकार की नीतियों का कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका हो गया। फिर पुनर्वास महानिदेशालय है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो इसमें भी आपका कोई काम के आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपका है नहीं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है नहीं। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। फिर कल अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे, शिक्षा, एजुकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।